बैरिस्टर साहब, मगरबी दुनिया जिसके ऊपर हमारा बहुत सारा इन्हिसार है, एक के बाद एक, पहले यूरोपियन यूनियन, फिर यूके और अब अमेरिका, इनकी तरफ से सिविलियंस को जो मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई हैं उस पर तशवीश का इजहार किया गया है। हुकूमत कैसे कायल करेगी? अभी तक तो आप लोग इनको अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कह रहे हैं फॉरेन ऑफिस के स्टेटमेंट के मुताबिक, लेकिन EU की बात करें तो उनके साथ GSP का स्टेटस हमारा, उसके हवाले से हमें पैगाम दिया गया और इसने रिन्यू होना है। इस स्टेटस ने हमारी मगरबी जो यूरोपियन मार्केट्स हैं उन तक टैक्स फ्री रिसाइड के हवाले से। तो आप लोगों को कोई फिक्र है? ये तमाम चीजें भी हैं और ICJ की तरफ से तो सबसे पहले ही इसको रिजेक्ट किया गया था इस आइडिया को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आपने उठाया और बिल्कुल हुकूमत, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये बता दूं कि हुकूमत इसको एड्रेस भी करेगी और उनको एंगेज भी करेगी और तमाम तर चीज़ें उनके सामने भी रखेगी। वजह उसकी ये है कि एक के बाद एक, जहाँ पे EU ने GSP प्लस के ऊपर बात की और उन्होंने कहा कि ICCPR की वायलेशंस हुई हैं। अभी रिसेंटली ICCPR का हर 4 से 5 साल बाद रिव्यू होता है। इस साल पाकिस्तान का रिव्यू हुआ है अक्टूबर में, जब हम 26वीं यानी तरमीम में मसरूफ थे। मैंने खुद भी जाना था, लेकिन उस बायस हम ना जा सके। पाकिस्तान की डेलीगेशन गई थी तमाम तर ह्यूमन राइट्स, एलिजेड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर, मिलिट्री ट्रायल्स के ऊपर, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के ऊपर, दीगर जो इश्यूज हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उन तमाम चीज़ों पे फुली एड्रेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वो रिव्यू कंप्लीट हुआ और उन्होंने अप्रूव किया। सुनाई गई है नहीं, लेकिन उससे पहले एंगेजमेंट के बाद लेकिन उससे पहले ही मिलिट्री कस्टडी में तो थे, इनका मिलिट्री ट्रायल तो चल रहा था। उस टाइम भी अदालत ने इजाजत दी थी कि इनकी सजाएं मत सुनाइएगा और फिर अदालत ही का अप्रूवल है और अदालत ही का कंडीशनल अप्रूवल है। एक चीज, दूसरी चीज, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि आप जो ICCPR और यूरोपियन यूनियन के जो तकाजे हैं, जो इंटरनेशनल तकाजे हैं, उसके मुताबिक मिलिट्री ट्रायल और उससे सजा पाने को किन अल्फाज में आपने जस्टिफाई किया पाकिस्तान के जमीन? देखिए, पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का कानून इस चीज की इजाजत देता है। काश क्या ही अच्छा होता कि ये सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो एलेज की जा रही हैं, जो बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, इसराइल के ऊपर जो नस्लकुशी हो रही है उसमें तो कोई बात नहीं करते। ये वही EU है, ये वही US है, ये वही UK है। इसी तरह अगर बात की जाए इमरान खान साहब के दौर में, तो एक रेजोल्यूशन EU पार्लियामेंट से पास हुई थी और उन्होंने उस टाइम इमरान खान के दौर में भी जो मिलिट्री कोर्ट्स ने कन्विक्शंस की थी उन पे बात नहीं की थी, ब्लास्फेमी लॉस पे बात की थी, डेथ पेनल्टी पे बात की थी। अभी फिल वक्त प्रॉब्लम यह है कि विद ऑल द लॉबिंग दैट दिस पार्टी एंड इनके लोग जो कर रहे हैं, मार्च 2024 में वजीर इत्तलात ने ये एक प्रेसर के थ्रू भी बताया था कि एक ऑनलाइन पिटिशन पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस रिवोक करने के लिए PTI जो है वो सरगर्म हुई हुई है और उसके लोग सरगर्म हुए हैं। ये एक फैक्ट है। जदून साहब, ये जो इत्तेफाक करते हैं आप, जो ये मगरबी दुनिया की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं मिलिट्री कोर्ट से सजाएं पाने वाले, यहाँ पर एक फ़र्क ये है, जो भी बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि PTI के दौर में भी सजाएं तो हुई थी सिविलियंस को, लेकिन ये जो मुआहदा है ये शहरी और सियासी आज़ादी के हवाले से है। ये PTI के सियासी वर्कर्स हैं जो जिनको सजाएं दी गई हैं। देखिए, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन में तो मिलिट्री कोर्ट्स ना पहले ठीक थे ना अब ठीक है। उसकी वजह यह है ना कि आइन और कानून, जो आपका आइन है ना, आइन 18th अमेंडमेंट के बाद चेंज हो गया है। आपने इसके अंदर आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल जो है वो रख दिया है ना, उसके बाद मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता सिविलियन का। देखें, जो पहले डेवलपमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, FB अली केस जो था वो 1975 के अंदर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है विन लिंक्ड विद द मिलिट्री ऑफिशियल। वो रिटायर हो गए थे, फिर उनका दोबारा ट्रायल हो सकता है। फिर उसके बाद जब आर्म फोर्स आर्डिनेंस इन एड ऑफ सिविल पावर आया 1998 में, उस वक्त उन्होंने कोर्ट की डेफिनेशन में मिलिट्री को डाल दिया था कि मिलिट्री ट्रायल जो है वो भी कोर्ट की डेफिनेशन में आता है। उसमें 99 में लियाकत हुसैन केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रावायलेंस कॉन्स्टिट्यूशन करा दे दिया। अब आर्टिकल 10A उसके बाद आता है। आर्टिकल 10A में आप जब आप आ गए हैं तो उसमें आर्टिकल 8(1) जो उसमें कहता है कि एनी लॉ जो इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट है वो वाइड है। अब आप मिलिट्री ट्रायल आप किस तरह करते हैं सिविलियन का? दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट। अगर आप किसी तरीके से उनको लिंक भी करेंगे नहीं हो सकते, क्योंकि उनको फेयर ट्रायल नहीं दिया जाता आर्मी के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको एज ए कोर्ट, इसके अंदर बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है कि आप एग्जेक्टिव को जुडिशरी को किस तरह अलग कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल फ्यूचर है कि एग्जेक्टिव और जुडिशरी अलग होगी, इसकी क्या आर्मी का जो आपका ट्रायल है वो अंडर आर्टिकल 175 कोर्ट में आता है? क्या वो इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल है? देखें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसमें आर्टिकल 10 सिर्फ है, उसमें यही है कि आप एक बंदे को फेयर ट्रायल देंगे, ओपन ट्रायल देंगे और एक इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल। ये तीन चीज़ें होनी बड़ी ज़रूरी है।
अब मिलिट्री के अंदर जब ट्रायल होता है तो ये तीनों चीज़ें जो है वो नहीं होती, जिनके अंदर अब सजा हुई है इन लोगों को। किसने देखा है एविडेंस? लोगों के जो फैमिली मेंबर थे उनको नहीं पता कि बंदे को एविडेंस के तौर पे सिर्फ वो वीडियोस उस दिन के वाकयात की और उनकी तस्वीरें दिखाई हमें, तो एविडेंस होगी, हम नहीं कहते। देखिए इनका ट्रायल हम ये नहीं कहते कि 9 मई नहीं हुआ, किसी बंदे ने गलत काम नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमले नहीं हुए, वो सामने चीज़ें हैं। लेकिन आप उनको कानून और आइन में, इसका मतलब आपका जो सिविल कोड्स हैं इनका जो ऑफेंस बनता था तो वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत बनाया है ना। तो जो आपने अदालतें बनाई हुई हैं एंटी टेररिज्म एक्ट के, इसका मतलब है उनके पास कोई पावर नहीं है, इसका मतलब वो हेल्पलेस हैं। वो एक बंदे को 2 साल की 3 साल की सज़ा नहीं दे सकती, 10 साल की सज़ा नहीं दे सकती वीडियो देख के कि जी इसने क्या ऑफेंस किया है। तो आप देखें ना, आप एक अच्छे प्रोसेस को ड्यूबियस बना दिए आपने मिलिट्री ट्रायल करके। एक मतलब सिविल कोर्ट वो सजा देती है। आज यूरोपियन यूनियन ये टेररिज्म कोर्ट्स में जाना चाहिए था ये मामला। एग्जैक्टली ये सिविल टेररिज्म कोर्ट में जाता है, इससे पहले डिसाइड भी होता और किसी को मतलब फेयर ट्रायल होता, इसमें फिर सवाल भी ना होता, उसको सवाल ना उठता। बुखारी साहब, आप जिस तरह हमने इब्तिदाई में जिक्र किया, यकीनन इसकी मुखालफत आप लोग करते हैं और काफी दिन से इस पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन यही यूरोपियन यूनियन था, यही यूके, जब आप लोगों का दौरे हुकूमत था पीटीआई का, तो जब ये सवाल उठाते थे तो आप कहते थे कि इंसानी हुकूक के नाम पर पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की जा रही है। जिस शख्स के लिए पाकिस्तान में आवाज उठाते थे उसको भी कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता था कि ये इनके पे रोल पे है, इसके कोई बैरूनी मकासद हैं। और बलोच लोगों का जो मामला है उसके ऊपर, हज़ारा बरादरी के ऊपर, सहाफ़ियों के हवाले से, सियासी मुखालिफिन पर मनशियात डालने के हवाले से, या फिर इवन पीटीएम के साथ जो उस वक्त मामलात रहे, इन तमाम चीज़ों के हवाले से इन्होंने सवाल उठाया इंसानी हुकूक की तंजीमों ने। आज आप लोग उनके दलाइल पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं या अपना मौक़िफ़ भी आप सामने रखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सर एक्चुअली ऐसे है कि हमारा अपना मौक़िफ़ तो डे फर्स्ट से सामने है। देखें, आपको याद हो जर्नलिस्ट मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, और इमरान खान साहब से 9 मई के हवाले से बात की और उन्होंने बड़ा कैटेगरिकली और उन्होंने एड्रेस किया जो जर्नलिस्ट वहाँ पर ढडियाला जेल में थे। उन्होंने कहा देखें, जो 9 मई है, अगर मेरी पार्टी का कोई बंदा उसमें आता है तो मैं उसको स्ट्रेट अवे निकाल दूंगा। बड़ा क्लियर स्टांस था इमरान खान साहब का। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास सीसीटीवी फुटेज हर जगह मौजूद है और दैट जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो किसी जगह भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। अब आपने रिकॉर्ड का हिस्सा आईओ ने बनाना था, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे, और वो थी कि इनके पास प्रॉपर्टीज़ जो आपकी उसकी सीसीटीवी फुटेज की जो आप कस्टडी कहते हैं, इनफैक्ट उसकी जो किसके पास थी वो उन्हीं लोगों के पास थी, आईओ के पास होनी चाहिए थी वो, लेकिन वो पर नहीं कहीं भी आई। सो मीनिंग बाय कि डे फर्स्ट से इस इंसिडेंट जो भी था इसको डाउटफुल बना दिया गया। अब इसके ऊपर मैं, क्योंकि इसमें जो पिंडी वाला केस था उसमें मैं रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ, मैं जा भी रहा हूँ उधर, तो जब आप देखते हैं आपके सामने मिसल आती है। अभी देखा होगा लास्ट वीक में आपने चार्जशीट भी फ्रेम हुई, खान साहब पे भी हुई, शाह महमूद साहब पे भी हुई, बाकी लोगों पे भी हुई। एक्चुअली इशू है कि जब आप उसके देखते हैं जो मिसल है उसके अंदर आपको पता चलता है कि इसके अंदर किसी किस्म की भी कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं है। सो अब इट्स वेरी इजी टू अलाइज समवन in the scene, but it's very difficult to refute. Now the thing is कि आपका जो ये आपने जो बात की स्पेसिफिकली, मैं EU के हवाले से बात करता हूँ। देखें, ये जितने लोग, ये क्या वजह है जब हुकूमत पे होते हैं तो इसको मुदाखलत कहते हैं, बाद में फिर कहते हैं ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है। मुदाखलत इज समथिंग एल्स और इंसानी हुकूक से फंडामेंटल राइट्स करते हैं, ये दिस इज समथिंग एल्स। इन दोनों को आप क्लब नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं साइफर में भी वकील था, शाह साहब का, खान साहब का, डोनाल्ड ल्यू का साइफर। आपकी गवर्नमेंट ने कहा, आपकी गवर्नमेंट का केस क्या था? जो प्रोसिक्यूशन थी उसका केस ये था कि डोनाल्ड ल्यू ने कहा इनको उठा दो, और ये प्रोसिक्यूशन ने वहां पर प्रूफ करना था, और साइफर के ऊपर आए, उन्होंने कहा जी वो उसने कहा है, वो उस चीज का बात नहीं, उन्होंने कहा हमने कर दिया, लेकिन साइफर इज नॉट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड जिसपे वो इक्विटल हुए। अब उसी को मैं दूसरी साइड लेकर आ जाता हूँ। जब फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होते, दुनिया में किसी जगह नहीं होते, और उसके अंदर लोग आंसरेबल होते हैं। मुझे ये बताएं कि जो मिलिट्री ट्रायल की बात की, जिनको पनिशमेंट दी गई, ये MPML के तहत होगा जी, जदून साहब भी बैठे हैं यहाँ पे। अब बात यह है कि सिविलियंस के ऊपर लॉ कैसे एप्लीकेबल हो रहा है? ये लोग दहशतगर्द नहीं थे, ये लोग एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में नहीं थे, इन लोगों ने कोई भी उस तरह का वाक़या नहीं हुआ जिसके तहत पाकिस्तान या पाकिस्तान की सालमियत या किसी और चीज़ को, जैसे मैं ले जाता हूँ उसके ऊपर जो हमारा आर्मी पब्लिक स्कूल एंड जस्ट लाइक दैट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स एंड द एग्जाम्पल। अच्छा ठीक है, ये पॉलिटिकल लोग थे, पॉलिटिकल वर्कर्स थे, बिल्कुल जदून साहब ने सही कहा है, एंटी टेररिस्ट के केसेस होने चाहिए थे इन ऐसे लोगों के ऊपर जो ये इसमें इन्वॉल्व थे, और उनको जो करना चाहिए। बट ऑन द अदर साइड इसके साथ एक चीज और भी चल रही है जिसको हमने कता नजर रखा हुआ, या जो इनोसेंट लोग जेल में हैं,
वो इनोसेंट लोगों का क्या कसूर है? मुझे ये बताएं कि कोई 80 साल की खातून भी जेल में बैठी हुई है और उनका ट्रायल कहाँ चले हैं? अभी तक चले ही कोई नहीं ट्रायल। सही है। सो 2-2 साल, 1.5-2 साल से अभी तक वो जेल में चल रहे हैं। वैसे साहब यही बात है कि ये तमाम डिबेट ही ना होती अगर दहशतगर्दी की अदालतों में मामला चल रहे थे। इसमें तो कोई शक नहीं कि इनमें से बहुत से लोग थे जिन्होंने कानून हाथ में लिया उस दिन। एहतजाज करने का एक पुरअमन तरीकाकार भी होता है, उसको नहीं अपनाया गया। तो आप ये जो यहाँ पर बहस हो रही है, आप नहीं समझते कि ये बहस ही ना होती आज अगर ये मामलात इंसदाद दहशतगर्दी? क्या इसमें रुकावट रही? देखिए, इसमें कुछ केसेस जो हैं वो तो ये 2 पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं। कुछ केसेस जो हैं GHQ के हवाले से अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक हेयरिंग मैंने खुद ऑब्जर्व की रिसेंटली, जिसमें अली बुखारी साहब भी वकील हैं और मैं अदालत में ही मुलाकात मेरी हुई इनसे। अब इशू ये है कि वहाँ पे इतने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं और मैं ये देखना चाह रहा था कि 1.5 साल से जो है एक बात की जाती है कि जी हमारे केसेस की सुनवाई नहीं हो रही या हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो मैंने जाके देखा एंड एट वेरियस डेट्स ऑफ हेयरिंग्स अफसर साहिबा किसी की माफ़ी हाजिरी आ रही है, कोई क्या दरख्वास्त दे रहा है मुतफरक, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, पेश होने से कासिर हैं। ये काफ़ी इसमें हुआ। एक मैं बिल्कुल इस बात पे ज़रूर हूँगा कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी कुछ कोताहियाँ होंगी, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, लेकिन जहाँ पे चलान मुकम्मल है, जहाँ चलान जमा हो चुके हैं, आप चार्ज फ्रेम अभी 5 तारीख को इसी महीने की 5 तारीख को चार्ज फ्रेम हुआ, उससे पहले 1.5 साल चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ, तो ट्रायल ने क्या आगे चलना था? अब यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हु हैज़ एक्चुअली बीइंग सो सेंट्रल इन डिलेइंग कि ये ट्रायल प्रोसीड ना कर सके, ये ट्रायल आगे ना चल सके, ये केस अपने मंतकी अंजाम तक ना पहुंच सके। इसी तरह दीगर केसेस हैं। लेकिन मुझे अब थोड़ा अफसोस भी हुआ, मेरे भाई ने जो बात की कि वो APS के केस, देखिए APS का एक बहुत बड़ा सानिया था। यहाँ पे 200 से ज़ायद फौजी या आपके हसास मकामात, तनसीबात, वहाँ पे जाके हमला किया गया। मतलब इट वाज अ कोऑर्डिनेटेड इवेंट। ये नहीं कहा जा सकता कि वो एक कोई आइसोलेशन में था, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था। हाउ वाज इट पॉसिबल दैट ऑन द अनफॉर्चुनेट डे ऑफ May 9th एवरीबडी हैड इंस्ट्रक्शंस, एवरीबडी न्यू एग्जैक्टली वेयर दे हैड टू गो और अच्छे खासे नंबर्स में वहां पे। लेकिन बैरिस्टर साहब, जब ये जो प्रेस रिलीज भी थी जिसमें अनाउंस किया गया इन सजाओं के हवाले से, तो ये कहा गया कि इसके जो मास्टरमाइंड थे जब तक उन तक नहीं पहुंचा जाएगा तो मुकम्मल इंसाफ नहीं हो सकता। अब फिर आप नहीं समझते कि फिर बात वहीं से शुरू होनी चाहिए थी कि ये मुनज़्ज़म अंदाज में हुआ जो आप लोग बयान करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं PTI या खान साहब के हवाले से, वहां से शुरू होती, वर्कर्स तक बाद में बात आती। वर्कर तो वैसे भी थे, किसी ने मोर चुरा लिया, कोई तमाशा देखने पहुंच गया, ये वाकयात भी तो हुए थे। आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ देखें उन पर भी तो फर्द जुर्मायद हो चुकी है। ये तो नहीं है कि उन पे फर्द जुर्मायद नहीं होगी या वो किसी इस एहतसाब से बच जाएंगे, उनका भी होना चाहिए। और अगर वो वाक़तन आइन और कानून के मुताबिक और एविडेंस के मुताबिक उन्होंने ये प्लान किया, केयरफुली क्यूरेट किया, तो बिल्कुल उनको भी अपने कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और पहुंचना चाहिए।